एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रुपी पे। आज हम बात करने वाले हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो आइए जानते हैं ये फंड किस तरह का है, कहां कहां इन्वेस्ट करता है और इसकी कैसी पास्ट परफॉर्मेंस रही है अब तक। और साथ ही बात करेंगे दो ऐसे क्वेश्चंस की जो कि अगर कोई इस फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसके दिमाग में जरूर होगी। तो जैसा कि आपको इसके नाम से ही लग रहा होगा, ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है और स्मॉल कैप फंड्स को अपना मिनिमम 65% पैसा स्मॉल कैप इक्विटीज में लगाना ही लगाना होता है। स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में 250 के बियॉन्ड है। फंड यहाँ पे जो रिमेनिंग 35% है उसको डेट में भी पार्क कर सकता है या बाकी इक्विटीज में भी लगा सकता है अदर दैन स्मॉल कैप कंपनीज। तो आइए बात करते हैं इस फंड की कुछ डिटेल्स की। ये एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड फंड वो होते हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। इन्वेस्ट करने के लिए आप उसमें इजीली किसी भी टाइम कितना भी अमाउंट उसमें डाल सकते हैं। ये बेसिकली इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहा है और ये स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे कि आपको पता है कि मोर देन 65% पैसा इनको स्मॉल कैप में ही डालना है। अब अगर हम बात करें कि इसकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, तो ये क्वालिटी बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करता है जिनमें की एक ग्रोथ की पोटेंशियल होती है कि अभी वो स्मॉल कैप कंपनीज हैं और वो टाइम के साथ यहाँ पे ग्रो करती चली जाएंगी। और जो बिजनेसेस ये आइडेंटिफाई करते हैं उनका बिजनेस मॉडल भी सस्टेनेबल हो। और ये इसके पोर्टफोलियो टर्नओवर से भी आपको पता चलता है कि जो कि सिर्फ 0.11 टाइम्स है, यानी कि इसमें पोर्टफोलियो चर्निंग बहुत ही कम हो रही है। यानी यहाँ पे फंड मैनेजर ने जितने भी स्टॉक्स दिए हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए दिए हैं, जो कि इसकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से सही भी है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड लॉन्च हुआ था 15 फरवरी 2019 को, यानी ये काफी नया फंड है। इसका टोटल AUM एज ऑन 31 जुलाई 3074 करोड़ रुपए का है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 5000 रुपए डालने होंगे और अगर आप SIP करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 1000 रुपए डालना होगा। अगर इसकी एग्जिट लोड की हम बात करें तो एग्जिट लोड 1% है। अगर आप एक साल के पहले अपनी यूनिट्स बेचते हैं तो जितनी भी यूनिट्स आप सेल करेंगे पूरे अमाउंट पे आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप एक साल के बाद बेचते हैं तो आपको किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI इसकी बेंचमार्क है। आइए बात करते हैं इनके फंड मैनेजर्स की। मिस्टर श्री दत्ता भांडवलर इनके फंड मैनेजर हैं जो कि इस फंड में शुरुआत से ही साथ में हैं। दूसरे फंड मैनेजर हैं अजय खंडेलवाल जी जो कि दिसंबर 2021 से फंड के साथ हैं। आइए बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो की। तो यहाँ पे 93.03% पैसा इंडियन इक्विटीज में पार्क्ड है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स जो हैं वो 67 हैं। अगर हम इसकी मार्केट स्प्लिट की बात करें तो स्मॉल कैप में टोटल 70.34% पैसा लगा हुआ है, मिड कैप में 22.61% पैसा लगा हुआ है और लार्ज कैप में 7.05% पैसा लगा हुआ है। आइए बात करते हैं इसकी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की। तो इसकी पोर्टफोलियो होल्डिंग 31 जुलाई 2022 को कुछ इस तरह की थी। यहाँ पे एक चीज जो आप नोटिस करेंगे जो कि मुझे इस फंड के बारे में काफी अच्छी चीज लगती है वो ये है कि यहाँ पे आप जो इसकी टॉप की होल्डिंग्स देख रहे हैं, अगर मैं पहले टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करूं तो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि किसी एक कंपनी में बहुत ही ज्यादा अमाउंट इन्हें लगा दिया हो। अगर आप यहाँ के टॉप 10 होल्डिंग्स देखेंगे तो वो 2 से 3.05% के बीच में ही पूरा पैसा लगा हुआ है। तो काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन करा गया है। नॉर्मली जो म्यूचुअल फंड्स करते हैं वो शुरुआत की 2-3 कंपनीज में बहुत ही ज्यादा पैसा पार्क कर देते हैं जो कि एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन उनको नहीं दे पाता है। लेकिन ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का ऐसा फंड है जहां पे फंड मैनेजर ने बहुत ही अच्छे से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी है। तो किसी भी एक कंपनी में इनने बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं लगाया। इनफैक्ट अगर आप टॉप 10 कंपनीज के बाद भी देखेंगे जो इसकी रिमेनिंग कंपनीज हैं उनमें भी एक ये चीज आपको नोटिस करने को मिलेगी कि इक्वल अमाउंट ही लगभग सब कंपनीज में लगे हुए हैं। और टोटल अप्रॉक्सीमेटली 93% पैसा इंडियन इक्विटीज में पार्क है। रिटर्न्स पे जाने के पहले आइए बात करते हैं दो क्वेश्चंस की जो कि इसके इन्वेस्टर्स के दिमाग में जरूर होगी। पहला क्वेश्चन है कि मैं एक नया इन्वेस्टर हूं और मैं ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता हूं, तो क्या मुझे इस फंड को कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए? तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि फंड जो है वो स्मॉल कैप कैटेगरी का है तो हाई रिस्क तो है, लेकिन आप अगर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इक्विटी के रिस्क आप ले ही रहे हैं। जैसे कि रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा यहाँ पे लार्ज कैप जो है वो ज्यादा गिरा है एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने किसी स्मॉल कैप फंड में पार्क करा हो या फिर किसी मिड कैप फंड में भी पार्क करा हो तो जब मार्केट करेक्ट हो तो वो ज्यादा करेक्ट हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी जरूरी नहीं है। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये होता है, लेकिन हर बार ये चीज हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार फंड मैनेजर्स भी इस तरह से अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाते हैं जो कि हम इस फंड में भी देख रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं लिया गया है। तो मान लीजिए स्मॉल कैप स्पेस में भी, और स्मॉल कैप स्पेस बेसिकली है क्या, वो बिजनेसेस हैं जो कि अभी बहुत छोटे हैं और उनमें ग्रोथ पोटेंशियल काफी है और
यहाँ पे फंड मैनेजर जो स्टॉक सेलेक्ट कर रहा है तो वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और फ्यूचर ग्रोथ देख के ही ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स उसने होल्ड करे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए करे गए हैं। वो हमें उसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बता रहा है जो कि सिर्फ 0.11 टाइम्स है, यानी बहुत ज्यादा चर्निंग नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग करी नहीं जा रही है, सिर्फ वहां पे पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है जिसको कि फंड मैनेजर लंबे टाइम के लिए होल्ड करना चाह रहा है। तो अगर फंड मैनेजर की ये सोच है कि वो लंबे टाइम तक का एक अच्छे स्टॉक को ढूंढ के उसमें पैसा डाल रहा है, तो अगर मैं इन्वेस्टर हूं, मैं ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता हूं, तो मैं इसमें पैसा लगा सकता हूं। हाँ, लेकिन मुझे अपने, क्योंकि मेरी रिस्क एपेटाइट उतनी ज्यादा नहीं है, तो मुझे ज्यादा अमाउंट नहीं लगाना है। जैसे अगर कहीं पे भी आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस अमाउंट का सिर्फ आप 10% अमाउंट ही इस फंड में पार्क करते रहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी मंथली SIP 10,000 रुपीज है जो कि डिफरेंट फंड्स में जाती है, तो 1,000 रुपीज की SIP आप इस फंड में चला सकते हैं, जो कि आपको एक लंबे टाइम में बहुत ही अच्छा कॉर्पस बना के देके जाएगा। आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि मेरे पास ऑलरेडी एक स्मॉल कैप फंड पोर्टफोलियो में मौजूद है, तो क्या मुझे इस फंड को कंसिडर भी करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो स्मॉल कैप कैटेगरी का एक फंड ऑलरेडी है। तो देखिए, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में जरूर रखना होगा कि मेरे पास जो स्मॉल कैप फंड है वो मुझे स्मॉल कैप कैटेगरी का एक्सपोजर तो दे रहा है, लेकिन ये जो फंड है यहाँ पे हमें काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ इस फंड में इन्वेस्ट करना, तो उसके पहले हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है। पहली चीज कि अगर मैं इस फंड में अमाउंट अपना पार्क कर रहा हूँ, तो मेरा टोटल पोर्टफोलियो का एक्सपोजर स्मॉल कैप कैटेगरी में कितना जा रहा है। और अगर आपको लगता है कि आप इतना पैसा अगर स्मॉल कैप में डालना नहीं चाहते हैं, तो फिर स्मॉल कैप में एक ही फंड रखिए। लेकिन आप मान लीजिए आप देख रहे हैं कि मैं स्मॉल कैप में ज्यादा एक्सपोजर लेना चाहता हूं, और क्या पता आपने ऑलरेडी एक्सपोजर लिया हो, आप उसी अमाउंट को डिवाइड करना चाह रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी 5,000 की SIP अभी स्मॉल कैप फंड में जा रही है, आप चाहते हैं इस फंड में भी करना, तो आप चाहते हैं कि मैं क्या 2,500 रुपए अपने एग्जिस्टिंग स्मॉल कैप में और 2,500 रुपए मैं कैनरा रोबेको में डाल सकता हूं। इसके लिए सबसे जरूरी है आपको ये चेक करना कि आप अगर एग्जिस्टिंग फंड के साथ इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में लाते हैं तो आपकी टोटल ओवरलैपिंग स्मॉल कैप कैटेगरी में कितनी होगी। इसके लिए बहुत ईजी है आपको ये चेक करना। एक वेबसाइट है advisorkhoj.com जो कि आपको बताती है कि आप अगर किसी भी कैटेगरी के फंड में ओवरलैपिंग चेक करना चाहते हैं तो बहुत ईजिली आपको बता देता है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कर रखा है कि अगर मेरे पोर्टफोलियो में स्मॉल एक्सिस का स्मॉल कैप फंड है और मेरे पास कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप में इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो मेरी जो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है सिर्फ 21% की हो रही है। अब एक दूसरा हम लोग फंड ले लेते हैं कि मेरे पास अगर निपॉन का फंड है स्मॉल कैप का, तो मेरी ओवरलैपिंग कितनी होती है। निपॉन के केस में मेरा 14.7 है। तीसरा एक और फंड ले लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो में कोटक स्मॉल कैप ऑलरेडी चल रहा है, मैं कैनरा रोबेको में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं साथ में, तो दोनों के बीच की पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग 9.9 है। एक और हम लोग ले लेते हैं क्वांट का फंड कि अगर मेरे पास क्वांट का स्मॉल कैप फंड है तो मेरी ओवरलैपिंग सिर्फ 5.3% हुई है। आइए देख लेते हैं, अगर मेरे पास SBI स्मॉल कैप का फंड मेरे पोर्टफोलियो में मौजूद है और उसके साथ मैं कैनरा रोबेको को इंट्रोड्यूस करता हूं, तो सिर्फ मेरी एवरेज पोर्टफोलियो ओवरलैप 11% का है। यानी कि हमने एक चीज तो देख ली, हमारे पास अगर कोई भी स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड ऑलरेडी मौजूद है, इसके अलावा भी क्या पता आपके पास कोई भी फंड हो, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास इन्हीं में से कोई है कि स्मॉल कैप फंड होगा। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड मौजूद है, अगर आप कैनरा रोबेको को उसके साथ में लाते हैं, तो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग आपकी 30% से ज्यादा नहीं है। यानी कि आप बहुत इजीली अपने स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में 2 फंड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि आपको काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देंगे स्मॉल कैप स्पेस में ही। तो जी हाँ, इसका आंसर है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्मॉल कैप फंड है तो बिल्कुल इस फंड को कंसिडर करिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में तो जरूर इसमें पैसा लगाइए। अगर आप चाहे नए इन्वेस्टर हो चाहे पुराने इन्वेस्टर हो, आप अगर इस फंड में या किसी भी स्मॉल कैप कैटेगरी में फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो SIP का रूट आपके लिए सबसे बढ़िया रहता है और SIP को हमेशा कंटिन्यू करते रहिए। आइए बात करते हैं कैनरा रोबेको के रिटर्न्स के बारे में। तो अगर हम इसके लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें तो हमको 21.07% रिटर्न हमको मिलता हुआ दिखेगा और 2.53 हमें निफ्टी 50 ने दिया है। आइए इसकी इंडेक्स भी डाल देते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने हमको 7.91% का ही रिटर्न दिया है। तो इसने बहुत ही ज्यादा मार्जिन से अपनी बेंचमार्क को बीट करा है, साथ में अपनी कैटेगरी एवरेज को भी बीट करा है और निफ्टी 50 को तो बीट करा ही करा है। तो ये तो हमें देखने को मिल रहा है कि लास्ट 1 ईयर में जब मार्केट में काफी ज्यादा करेक्शन आया, सारी चीजें हुई, लेकिन इस फंड ने हमें बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है एज कम्पेयर टू कोई अदर फंड। अगर हम देख रहे हो स्मॉल कैप के, आप कोई भी कैटेगरी अगर देख लेंगे उसमें भी आपको 21% का रिटर्न का लास्ट 1 ईयर में कोई इक्विटी ओरिएंटेड फंड दे रहा है, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रिटर्न है।
अगर हम इसके शॉर्ट ड्यूरेशन के रिटर्न्स की बात करें तो 1 वीक में हमको 1.6% आया, 1 मंथ में 7.99 आया है, 3 मंथ्स में 12.41 आया है। तो शॉर्ट रन के रिटर्न्स देख के आपको ज़्यादा कोई इसमें फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में आप कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपना होराइजन आपको लॉन्ग टर्म का ही रखना चाहिए। क्योंकि ये फंड लॉन्च हुआ था 2019 में, तो हमारे पास इसके पास के ज़्यादा रिटर्न्स नहीं है। फंड क्योंकि नया है तो हमें सिर्फ यहाँ पे सिंस इंसेप्शन 28.80% रिटर्न दिख रहा है, जो कि इसके कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। 3 इयर्स में इसने 39.28 दिया है, यहाँ पे फिर इसने अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। 2 इयर्स में 51.86 दिया है, यहाँ पे इसने फिर अपनी कैटेगरी को बीट किया है। आइए बात करते हैं SIP रिटर्न्स की। तो अगर 3 साल पहले यानी 9 अगस्त 2019 को किसी ने SIP स्टार्ट करी होती तो उसको 43.07% का एनुअलाइज्ड रिटर्न मिल चुका होता। 2 इयर्स पहले अगर की होती तो 36.24 और 1 ईयर पहले 13.28% का रिटर्न आया हुआ होता। तो एक चीज़ तो हमने देख ली कि ये रिटर्न देने के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू अगर हम इस कैटेगरी में बाकी किसी फंड की बात करें। बाकी फंड्स एग्रेसिव तो काफ़ी हैं, लेकिन इस तरह के रिटर्न्स देना सबके बस की बात नहीं हुई है। और वो इसलिए क्योंकि देखिए मार्केट साइकिल सबके लिए सेम ही रहा है। हर फंड मैनेजर, हर म्यूचुअल फंड हाउस, सबके लिए सेम मार्केट साइकिल रही है। उनमें से कुछ फंड ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिया और कुछ ने बहुत ही बेकार परफॉर्म करके दिया है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि आपके पास जो पोर्टफोलियो में फंड है वो अच्छा फंड रहा है अभी तक का कि नहीं रहा है। वो इस तरह के सिनेरियोज में आपको पता चल जाता है। क्या पता वो एक टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे रहा हो, लेकिन जो ये रीसेंट डाउनफॉल आया यहाँ पे उस फंड की सच्चाई निकल के सामने आ गई हो कि वो हाई रिस्क लेके हाई रिटर्न दे रहा था, तो मार्केट करेक्ट हुई, तो जितनी उसने हाई रिस्क ली थी वो पूरी की पूरी उसकी सारा चिट्टा खुल के इन्वेस्टर्स के सामने आ गया। कुछ ऐसे फंड है जो ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, जैसे कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप। यहाँ पे हमें सिर्फ उस डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट होते हुए रिटर्न्स में दिख रहा है। और आइए इसकी बात करते हैं कि इसमें टैक्सेशन क्या क्या होगा। देखिए ये भी एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, तो यहाँ पे भी आपका जो टैक्सेशन होगा, जो भी आप प्रॉफिट बुक करेंगे अगर 1 साल के पहले करते हैं तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का पार्ट बनेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 15% है। और अगर आपने 1 साल के बाद अपनी यूनिट्स को सेल किया तो जितनी भी यूनिट्स आपकी 1 साल के बाद सेल हो रही हैं उन यूनिट्स पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। अप टू 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड है आपके टोटल प्रॉफिट पे, और 1 लाख के ऊपर जितना भी प्रॉफिट आपका होगा उस पर आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। आइए बात करते हैं इसके कुछ रिस्क रेशियोज की। अगर हम इसके स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा को देखेंगे तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि फंड बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल रहा है। और कभी भी हम किसी भी तरह के रेशियो को देख रहे हैं या किसी भी तरह का कोई भी एनालिसिस कर रहे हैं तो वो डेट जानना बहुत जरूरी है कि हम इसको देख कब रहे हैं। अब जैसे कि ये जो रेशियोज हैं ये कैलकुलेट हुए थे 29 जुलाई 2022 को। यहाँ पे अगर हम शार्प रेशियो की बात करें तो यहाँ पे हमको कैटेगरी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है किसी भी फंड के लिए। यानी वो कम रिस्क लेके आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा है एज कम्पेयर टू इंटायर कैटेगरी, और कैटेगरी है स्मॉल कैप की। और ये रेशियो से हमें एक चीज़ तो पता चल जाती है कि फंड जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और डाइवर्सिफिकेशन तो दे ही रहा है, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये था कैनरा रोबेको स्मॉल कैप के बारे में एक ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।